नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारतीय शिक्षा की प्रतिभा का प्रमाण है। यह सदियों तक ज्ञान का प्रकाश स्तंभ रहा, दूर दूर से विद्वानों और छात्रों को आकर्षित करता रहा। इसकी विरासत आज भी प्रेरित करती है। इस वीडियो में हम इस अद्भुत संस्थान के इतिहास, महत्व और स्थायी विरासत पर गौर करेंगे। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय से कहीं अधिक था। यह भारत की बौद्धिक क्षमता का प्रतीक था। यह उस समय का प्रतिनिधित्व करता है जब भारत वैश्विक शिक्षा में सबसे आगे था। दुनिया पर विश्वविद्यालय का प्रभाव अथाह है। इसने मानव इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देने में मदद की। आज नालंदा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। यह भारत के गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां हम अपनी जड़ों से जुड़ सकते हैं। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। नालंदा की कहानी ज्ञान, बुद्धि और उत्कृष्टता की खोज की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बार बार सुनाया जाना चाहिए। नालंदा की कहानी 5वीं शताब्दी ईस्वी में शुरू होती है। यह गुप्त वंश के कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल के दौरान था। वे विद्या और कला के महान संरक्षक थे। उन्होंने उत्कृष्टता के केंद्र की कल्पना की, एक ऐसी जगह जहां ज्ञान मुफ्त में दिया जाएगा। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा को एक महाविहार, एक बड़े मठ विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया। यह जाति या पंथ की परवाह किए बिना सभी के लिए खुला था। उस समय यह एक क्रांतिकारी विचार था जो गुप्त काल के ज्ञान और समावेशिता पर जोर को दर्शाता है। विश्वविद्यालय कई मठों, पुस्तकालयों और ध्यान कक्षों के साथ एक विशाल परिसर में बनाया गया था। वास्तुकला विभिन्न शैलियों का मिश्रण थी, जो नालंदा आने वाले छात्रों और शिक्षकों की विविधता को दर्शाती है। नालंदा की स्थापना ने भारतीय शिक्षा में एक नए युग की शुरुआत की। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्रों में से एक बन गया। नालंदा विभिन्न शासकों के संरक्षण में सदियों तक फलता फूलता रहा। हालांकि इसका स्वर्ण युग 7वीं और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच माना जाता है। इस अवधि के दौरान नालंदा अपने गौरव के शिखर पर पहुंच गया और वास्तव में एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन गया। अपने चरम पर नालंदा में 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे। वे पूरे भारत और विदेशों से आए थे, जिनमें चीन, कोरिया, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे देश शामिल थे। इसने नालंदा को संस्कृतियों और विचारों का संगम बना दिया। विश्वविद्यालय अपने उच्च शैक्षणिक मानकों के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा में प्रवेश अत्यधिक प्रतिस्पर्धी था और केवल सबसे प्रतिभाशाली दिमागों का चयन किया जाता था। इसने सुनिश्चित किया कि नालंदा ज्ञान निर्माण और प्रसार में सबसे आगे रहे। नालंदा का पाठ्यक्रम विशाल और व्यापक था, जिसमें कई तरह के विषय शामिल थे। इसमें धार्मिक अध्ययन, दर्शन, तर्क, खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा शामिल थे। नालंदा का शैक्षणिक कार्यक्रम अविश्वसनीय रूप से विविध था, जो इस विश्वास को दर्शाता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। छात्र विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल कर सकते थे। धार्मिक अध्ययन नालंदा के पाठ्यक्रम का केंद्र था, जिसमें बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म सहित विभिन्न विचारधाराओं के विद्वान रहते थे। इससे सहिष्णुता और खुले संवाद की भावना को बढ़ावा मिला। धर्म के अलावा नालंदा तर्क, व्याकरण और दर्शन में उत्कृष्ट था। इन विषयों को कठोर विश्लेषणात्मक विधियों का उपयोग करके पढ़ाया जाता था, जो आलोचनात्मक सोच के विकास में योगदान करते थे। छात्रों को प्रश्न करने, विश्लेषण करने और अपने स्वयं के तर्क तैयार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। नालंदा खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा के अध्ययन का केंद्र भी था। विश्वविद्यालय में एक सुसज्जित वेधशाला थी, जिससे विद्वान महत्वपूर्ण खगोलीय अवलोकन कर सकते थे। उत्कृष्टता के लिए विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा ने उस समय के कुछ बेहतरीन दिमागों को आकर्षित किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि नालंदा ज्ञान निर्माण में सबसे आगे रहे। भाग 5, विदेशी नजरों से ह्वेन-त्सांग और आइट-सिंग। नालंदा की प्रसिद्धि दूर दूर तक चीन के दूर के तटों तक पहुंची। कई चीनी बौद्ध भिक्षु इस सम्मानित संस्थान की तीर्थ यात्रा पर निकले। उनमें से ह्वेन-त्सांग और आइट-सिंग नालंदा के अपने विस्तृत विवरणों के लिए जाने जाते हैं। 7वीं शताब्दी ईस्वी में ह्वेन-त्सांग ने नालंदा में पढ़ाई करते हुए कई साल बिताए। वह विश्वविद्यालय की भव्यता, दिए गए ज्ञान की गहराई और उसके विद्वानों के अनुशासित जीवन से बहुत प्रभावित हुए।
उनके लेखन नालंदा के दैनिक जीवन, शैक्षणिक संरचना और आध्यात्मिक वातावरण में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ह्वेन-त्सांग के नक्शे कदम पर चलते हुए आयत सिंह 7वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में नालंदा पहुंचे। वह एक दशक तक वहां रहे, संस्कृत में महारत हासिल की और बौद्ध धर्म ग्रंथों में खुद को विलीन कर दिया। आयत सिंह के रिकॉर्ड, पाठ्यक्रम, प्रवेश प्रक्रिया और नालंदा में मठ जीवन को नियंत्रित करने वाले नियमों का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। ह्वेन-त्सांग और आयत सिंह के ये प्रत्यक्ष विवरण हमें नालंदा के चरम पर एक विशद तस्वीर प्रदान करते हैं। उनके लेखन संस्थान की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और बौद्ध शिक्षाओं के प्रसार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। उनके इतिहास प्राचीन भारत की बौद्धिक और सांस्कृतिक जीवंतता का प्रमाण है। भाग 6, स्थापत्य, चमत्कार, पुस्तकालय और परे। नालंदा केवल शिक्षा का केंद्र नहीं था, यह एक वास्तुशिल्प चमत्कार था। विश्वविद्यालय परिसर एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। इसमें कई इमारतें थीं, हर एक पिछले वाली से ज्यादा प्रभावशाली। इनमें सबसे उल्लेखनीय भव्य पुस्तकालय था, जिसे धर्मगंज या सत्य का खजाना कहा जाता था। ये बहुमंजिला पुस्तकालय विशाल ज्ञान का भंडार था, जिसमें विभिन्न विषयों पर हजारों पांडुलिपियां थीं। पुस्तकालय को कई खंडों में विभाजित किया गया था, प्रत्येक अध्ययन के एक विशेष क्षेत्र को समर्पित था। पुस्तकालय के अलावा नालंदा में कई अन्य प्रभावशाली संरचनाएं थीं। विशाल व्याख्यान कक्ष थे, जहां प्रसिद्ध विद्वान अपने प्रवचन देते थे, जो दूर दूर से छात्रों को आकर्षित करते थे। विहारों के रूप में जाने जाने वाले मठ निवासी भिक्षुओं और छात्रों के लिए आवास प्रदान करते थे। ये न केवल रहने के लिए बल्कि चिंतन और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए भी डिजाइन किए गए थे। नालंदा की वास्तुकला विभिन्न शैलियों के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण को दर्शाती है, जो उस काल की कलात्मक संवेदनाओं को दर्शाती है। इमारतों को सुशोभित करने वाली जटिल नक्काशी, मूर्तियां और भित्ति चित्रों ने विश्वविद्यालय परिसर की सुंदरता और भव्यता को बढ़ा दिया। भाग 7, नालंदा का पतन, इतिहास में एक त्रासदी। 12वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में नालंदा का विनाश असहिष्णुता और विजय के विनाशकारी परिणामों की एक दुखद कहानी है। 1193 ईस्वी में एक तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर एक क्रूर हमला किया। धार्मिक कट्टरता और लूट की इच्छा से प्रेरित होकर खिलजी की सेना ने विश्वविद्यालय परिसर में तोड़फोड़ की और उसे नष्ट कर दिया। पांडुलिपियों के अपने अमूल्य संग्रह के साथ भव्य पुस्तकालय को आग लगा दी गई। ऐसा कहा जाता है कि सदियों से संचित ज्ञान को भस्म करते हुए आग महीनों तक भड़कती रही। ज्ञान के संरक्षक भिक्षुओं और विद्वानों का बेरहमी से नरसंहार किया गया। कभी जीवंत शिक्षा का केंद्र धधकते खंडहर में तब्दील हो गया, जो बर्बरता के सामने ज्ञान की नाजुकता का मार्मिक अनुस्मारक है। नालंदा का विनाश भारतीय इतिहास में एक काला अध्याय है। यह ज्ञान के एक भारी नुकसान और उपमहाद्वीप की बौद्धिक परंपरा के लिए एक गंभीर झटका दर्शाता है। भाग 8, नालंदा पुनर्जन्म। एक नया अध्याय शुरू होता है। इसके विनाश के सदियों बाद 2010 में एक नए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ नालंदा की आत्मा को पुनर्जीवित किया गया है। प्राचीन स्थल के पास स्थित यह आधुनिक संस्थान अपने पूर्ववर्ती के गौरव और विरासत को पुनः प्राप्त करना चाहता है। नया नालंदा विश्वविद्यालय 21वीं सदी के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के रूप में माना जाता है। यह बौद्ध अध्ययन, दर्शन, इतिहास और सतत विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता का केंद्र बनने की इच्छा रखता है। अनुसंधान, नवाचार और अंतः विषय अध्ययन पर ध्यान देने के साथ विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्वानों के वैश्विक समुदाय को बढ़ावा देना है। यह विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद, समझ और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। नालंदा का पुनरुत्थान आशा की किरण का प्रतिनिधित्व करता है और ज्ञान की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह शिक्षा और छात्रवृत्ति में एक वैश्विक नेता के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का एक शक्तिशाली प्रतीक है। भाग 9, निष्कर्ष, स्थायी विरासत। नालंदा विश्वविद्यालय भारत की समृद्ध बौद्धिक विरासत का एक चमकदार उदाहरण है। इसकी कहानी ज्ञान की शक्ति, शिक्षा के महत्व और प्राचीन ज्ञान की स्थायी विरासत का प्रमाण है। हालांकि दुखद रूप से नष्ट हो गया, फिर भी नालंदा की आत्मा जीवित रही। इसका प्रभाव अनगिनत विद्वानों में देखा जा सकता है,
जिन्हें इसने पोषित किया और विशाल ज्ञान का प्रसार किया। 21वीं सदी में नालंदा का पुनरुत्थान उसके लंबे और शानदार इतिहास में एक नए अध्याय का प्रतीक है। यह भविष्य के लिए आशा की किरण है, जो शिक्षा के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। जैसे ही हम नालंदा की विरासत पर विचार करते हैं, आइए हम ज्ञान के प्रति उसकी प्रतिबद्धता, समावेशिता की भावना और उत्कृष्टता की खोज से प्रेरणा लें। आइए हम ऐसे संस्थान बनाने का प्रयास करें जो आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दें, संवाद को बढ़ावा दें और मानवता की बेहतरी में योगदान दें।